हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कार्ल मार्क्स के भाग 3 को देखेंगे, जिसमें हम कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत व विकास देखेंगे। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद वर्ग के क्रम में कार्ल मार्क्स ने अब तक की मानव सभ्यता के इतिहास की अब तक को 4 क्रमिक वर्गीय समाजों में चिन्हित किया है तथा इसके पश्चात 5वें प्रकार की समाज की बात करते हैं। तो पहले हम सोच लेते हैं कि ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आया कहाँ से। तो मार्क्स हीगल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने हीगल के विचारों को पढ़ा, परंतु वह हीगल के विचारों को पूर्णतः सहमत नहीं थे। तो उन्होंने हीगल के द्वंद्वात्मकता को लेकर और फायरबाख जो थे पहले ऐसे पहले दार्शनिक थे जिन्होंने भौतिकवाद की बात की, लेकिन कार्ल मार्क्स उनके सिद्धांतों पर चले लेकिन पूर्णतया उनको फॉलो नहीं किया है फायरबाख को। तो उन्होंने जहाँ हीगल मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का निर्णय भौगोलिक एवं जनसंख्या के आधार पर होता है, समाज का निर्णय, लेकिन कार्ल मार्क्स का मानना इसके ठीक विपरीत था। उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियां या जनसंख्या वृद्धि किसी भी प्रकार से समाज में उत्पादन शक्ति का निर्धारक नहीं है। उन्होंने कहा उत्पादन शक्तियां ही समाज का निर्धारण करती है, अर्थात भौतिक वस्तुएं जो कि जीवन के भौतिक उपयोगिता वाली वस्तुएं होती हैं वे समाज का निर्धारण करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर जनसंख्या घनत्व और भौगोलिक परिस्थितियां एवं क्षेत्रफल ही समाज का निर्धारक होती तो अमेरिका से 4 गुना बड़ा अधिक चीन इस समय सामाजिक विकास में अमेरिका से ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं भारत की भी जनसंख्या अमेरिका से ज़्यादा अर्थात जनसंख्या घनत्व अमेरिका के लगभग 10 गुना है, परंतु यह सामाजिक व्यवस्था को पूर्णतः पूंजीवाद एवं समाजवाद का विकास नहीं हुआ है। ऐसे उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया। तो उन्होंने भौतिकवाद और आर्थिक संसाधनों को ही महत्वपूर्ण देते हुए 4 युगों की बात की है। तो वो निम्नलिखित प्रकार से है। पहला, आदिम साम्यवादी समाज। यह समाज मानव समाज का प्राचीनतम समाज है, जिसमें आखेटक जीविकोपार्जन का मुख्य आधार था, अर्थात शिकार करना तथा फल फूल कंद को आदि अर्थात इकट्ठा करके खाना, ये सब उसका मूल आधार था। इसमें व्यक्ति संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं थी तथा समाज के प्रत्येक वस्तु पर समाज के सभी सदस्यों का सामुदायिक स्वामित्व था। प्राय प्रत्येक आदिम समाज में एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहती थी। तो मार्क्स कहते हैं कि आदिम साम्यवादी समाज में समता का आधार था, जिसमें वर्ग विहीन समाज इसे उन्होंने माना है। इसमें प्रत्येक आर्थिक संसाधन या संसाधन पर पूरे समाज का अधिकार या समुदाय का अधिकार होता था। अगला उन्होंने बताया प्राचीन समाज या दासत्व समाज के रूप में इन्होंने दूसरे की चर्चा की है। इसने बताया कि आदिम समाज के पश्चात प्राचीन समाज का उदय हुआ और इस समाज में आदिम साम्यवाद के स्थान पर व्यक्तिगत संपत्ति विशेषकर कृषि, दासत्व में कृषि की उत्पत्ति हो चुकी थी, जिसमें वही आदिम समाज समुदाय कृषि भूमि पर अत्यधिक प्रभुत्व जमाने के लिए युद्ध अर्थात संघर्ष होने लगा था। जिसके पास जितना जमीन होती थी वह उच्च होने लगा था, व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा उस समय आ गई थी। यहाँ व्यक्ति विशेषकर कृषि भूमि और पशुओं इत्यादि के संदर्भ में प्रचलन प्रारंभ हुआ व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में। यहाँ कृषक और दास स्पष्ट वर्गों में विभाजित हो गए, अर्थात यहाँ निजी संपत्ति की धारणा विकसित हुई। संपत्ति के कुछ लोगों के हाथों अधिकाधिक एकत्र अर्थात जिसके पास उस समय ताकत थी, बल था, वह कृषि और अन्य संपत्तियों पर अपना अधिकार जमा लिया, और जो बहुसंख्यक थे जिनके पास शक्तियां नहीं थी उन्हें अपना दास बनाकर खेती कराने लगे, जिनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था।
दास जो थे उनसे कृषक जबरदस्ती काम लेता था और इसी प्रकार इस समाज में कृषक वर्ग दासों का शोषण करने लगा, जो कि आगे चल कर के शोषित वर्ग संघर्ष के रूप में आया। संघर्ष के बाद आगे आ जाता है, उन्होंने तीसरा बात सामंती युग की बात या फ्यूडरल सोसाइटी की बात की है। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के अंत में सामंती समाज का उदय हुआ था। इस युग में उत्पादन के साधनों पर सामंतों का आविष्कार हो गया। ये सामंत उत्पादन के साधनों पर विशेषतः भूमि के स्वामी होने लगे और गरीब अर्धदास किसान इन सामंतों के अधीन हो गए। भारत में और समाज में भूसंपदा वाले बड़े किसान सामंतों में बदल गए, अर्थात जो आदिम समाज में कृषक थे वह जल्द ही बड़े कृषक सामंतों में बदल गए और शेष भूमिहीन किसान एवं दासों की श्रेणी में आ गए। इस व्यवस्था ने अपेक्षाकृत बड़े गांवों का निर्माण किया, जिसमें सामंतों और दासों के लिए सर्वथा भिन्न अवस्थाएं रहती थी। यहाँ सामंत अपने भूमि की जुताई आदि बेगारी में करवाते थे और युद्ध के समय उनको सेना में सिपाहियों के रूप में दासों को काम लेते थे। सामंत युग में निर्वहन के लिए सामंतों से अपने निर्वहन की भूमि भी नहीं मिलती थी। निजी संपत्ति की धारणा इस युग में और प्रबल हुई और सामंतों द्वारा शोषण प्रायः दासत्व युग की भांति ही होता रहा है। इन दोनों वर्गों में संघर्ष और भी स्पष्ट था। अगला उन्होंने बताया पूंजीवादी या बुर्जुगावादी समाज। सामंती समाज का रूपांतरण वैज्ञानिक क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति के साथ परिणाम स्वरूप पूंजीवादी या बुर्जुगावादी समाज का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार हुआ। उत्पादन कार्य करने वाला वेतन भोगी एवं श्रमिक व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते थे। इसका कारण दासों की भांति उन्हें पूंजीपति लोगों को बेचकर या मार नहीं दे सकते थे, परंतु चूंकि उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का कुछ भी अधिकार नहीं होता, इस कारण अपने और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भूखे मरने से बचाने के लिए श्रम को पूंजीपतियों के हाथ बेचना पड़ता था, जिसके नाम मात्र का वेतन मिलता था। जितना श्रम करते थे उतना उनको वेतन नहीं मिलता था। पूंजीपतियों ने इस प्रकार के उत्तरोत्तर बढ़ने वाले शोषण के फलस्वरूप श्रमिकों की दशा दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई और श्रमिक बाध्य होकर क्रांति और के द्वारा पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेगा, ऐसी धारणा मार्क्स बताते हैं। इस प्रकार सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना होगी और समाजवाद की कल्पना कार्ल मार्क्स करते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः पूंजीपति और बुर्जुआ एवं श्रमिक सर्वहारा दो विपरीत वर्ग उभरे, जो कि गांव नगरों का निर्माण आरंभ हुआ। यह बहुमुखी शोषण के वर्चस्व वाली व्यवस्था थी, जिसमें पूंजीपतियों के हाथों अंकत संपत्ति केंद्रित हो गई और वह श्रमिक और सर्वहारा वर्ग से वंचित और शोषित रहा। अगला उन्होंने बात किया वर्ग विहीन या साम्यवादी समाज या समाजवादी समाज की बात या कल्पना करते हैं। वर्ग विहीन साम्यवादी समाज इतिहास की भौतिक व्याख्या के क्रम में मानव समाज का इतिहास के आधार पर कार्ल मार्क्स द्वारा परिकल्पित पांचवें और अंतिम प्रकार का समाज है, जिसका निर्माण सर्वहारा की क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था के पतन के पश्चात होता है। इसमें संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों के ऊपर राज्य का अधिकार होगा तथा वितरक व्यवस्था भी राज्य के अधीन होगी। इस नई सामाजिक अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का पूर्णतया लोप हो जाता है या सामाजिक व्यवस्था सर्वहारा के अधिनायकत्व को स्थापित करती है। तो यह कार्ल मार्क्स की एक काल्पनिक अवधारणा थी, जो कि बहुत ही मुश्किल है कि यह आएगी। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद को जब श्रमिक क्रांतियों के द्वारा उखाड़ फेंकेंगे तब समाजवाद आएगा और उस पर राज्य का अधिकार होगा। राज्य का अधिकार होने से अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का संसाधनों पर अधिकार होगा। तो शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं। आदिम समाज में संपत्ति एवं उत्पादन का सामुदायिक स्वामित्व था। प्राचीन समाज में वर्गीय समाज स्वामी एवं दास वर्ग का शोषण पर आधारित व्यवस्था थी। सामंती समाज में कृषक सामंत तथा आसामी वर्ग शोषण आधारित कृषि व्यवस्था थी। चौथा उन्होंने पूंजीवादी या बुर्जुआवादी समाज बताया, जिनमें पूंजीपतियों का प्रभुत्व, अतिरिक्त मूल्य और सर्वहारा का शोषण होता था। और साम्यवादी समाज परिकल्पित समाज है, अर्थात मार्क्स का
परिकल्पना का समाज है कि मार्क्स ने माना है कि समाजवाद आएगा जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, सामुदायिक स्वामित्व होगा और औद्योगिक कर्मचारियों की क्रांति के पश्चात अंतिम परिणाम के रूप में यह निश्चित होगी, ऐसा मार्क्स मानते हैं। अगला भौतिकवादी व्याख्या करते हुए मार्क्स ने लिखा है कि सर्वहारा अथवा बुर्जुआ वर्ग की उत्पादन पद्धति तत्व संबंधित संबंधों के संदर्भ में है जो कि संगठित एवं सुदर्श प्रक्रिया होती है। उसी में उस व्यवस्था को विशेष के परिप्रेक्ष्य के नवीन ज्ञान का सृजन करती है। सरल शब्दों में यह स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि उत्पादन शक्तियों तथा उत्पादन संबंधों के अनुसार ही किसी व्यवस्था विशेष में ज्ञान के स्वरूप एवं संगठन का निर्धारण होता है। तो मार्क्स कहते हैं कि किसी भी ज्ञान के स्वरूप का निर्धारण उत्पादन शक्तियों उत्पादन संबंधों के अनुसार ही होता है, अर्थात समाज का निर्माण उत्पादन शक्तियों उत्पादन संसाधनों के अनुसार ही होता है। ऐतिहासिक भौतिकवादी उपागम की व्याख्या के क्रम में कार्ल मार्क्स ने सामाजिक विकास की गति को द्वंद्वात्मक बताया। अर्थात ऐतिहासिक भौतिकवादी उपागम की व्याख्या करते हैं कार्ल मार्क्स ने कहा है कि प्रत्येक समय वर्ग संघर्ष होगा जिससे समाज की विकास अर्थात समाज में परिवर्तन आएगा। वस्तुतः यह एक प्रकार की सतत परिवर्तनीय मानव समाज की ऐतिहासिक उद्विकासी व्याख्या है जो कि सामाजिक भविष्य के संभावित स्वरूप की ओर भी विश्लेषण पर आधारित संकेत करता है। तो इस प्रकार के व्याख्या अर्थात परिवर्तन को ऐतिहासिक उद्विकासी व्याख्या को के रूप में देखते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कार्ल मार्क्स किस परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है, तो वहाँ पे अंतर हम ऐतिहासिक उद्विकासी प्रक्रिया के अंतर्गत देंगे। आगे विद्यमान तथा नवीन व्यवस्था के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति को ही कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद कहा है, जिसमें विद्यमान व्यवस्था वाद, नवीन व्यवस्था को विवाद और अंतिम रूप से स्थापित व्यवस्था को संवाद सिंथेसिस के रूप में जानी जाती है। और लगभग ऐसे ही विचारों को हीगल कहते हैं वाद प्रतिवाद और संवाद की बात हीगल करते हैं, जबकि मार्क्स कहते हैं वाद होगा, फिर द्वंद्व होगा, फिर विवाद होगा, उसके बाद संवाद का निर्धारण होगा। तो मार्क्स द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उद्विकास की व्याख्या करता है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के बीच अंतर्निहित होते हैं। मार्क्स कहते हैं प्रत्येक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के बीच बीज अंतर्निहित होते हैं और ये बीज भविष्य में समाजों को जन्म देते हैं। अर्थात बीज को उन्होंने क्रांति के रूप में देखा है। उन्होंने कहा प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान रहते हैं जिनमें विरोधाभास पाया जाता है वर्गों के बीच, जिसके कारण समाज में परिवर्तन होता है। अपने लेखों के माध्यम से मार्क्स और एंजल्स ने यह साबित करने का प्रयास किया था कि समाज में वर्गीय संगठन ऐतिहासिक रूप से सामाजिक विकास के संदर्भ में सक्रिय शक्ति रहा है तथा यह एक अनिवार्य रूप से समाज की सामाजिक क्रांति की ओर ले जाता है, क्योंकि इस चरम अभिव्यक्ति की क्रांति होती है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के प्रमुख पुस्तकों की बात करेंगे और कुछ जो अवधारणाएं छूट गई हैं उनको भी देखेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।